हेलो एवरीवन, दिस इज सेकेंड पार्ट हमारे इस स्टैटिक जीके के डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से। बिना टाइम वेस्ट करे अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले का सेशन आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि स्टैटिक जीके के नाम से मैंने बनाई हुई है। और डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस का इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होगा, एंड देन उसके बाद हम अपनी सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अनअकैडमी पर जाकर एसएससी की कैटेगरी के अंदर मेरा नाम सर्च करके मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जीएस से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे आपके सेशंस ले रखे हैं, तो आप उनको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कोड के लिए ROB10 यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं मल्टीपल क्लासेस के लिंक्स एंड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और अपनी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयार कर रहे हैं तो उनकी इम्पॉर्टेंट ई बुक्स आपको मेरे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला जो आज की क्लास का हमारे सामने क्वेश्चन होगा वो होगा, रेडियोधर्मिता शब्द किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि द टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज क्वाइंड बाई हुम। पिछली क्लास के अंदर लास्ट वाला सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो आपका था कि जहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी। तो हमने वहाँ पर नाम लिया था हेनरी बिकेरल का। लेकिन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रेडियो एक्टिविटी की जो टर्म्स है वो किसके द्वारा आपके सामने लाई गई, वो आपको याद रखना है, मैरी क्यूरी। तो दोनों में अंतर है, एक डिस्कवरर और जिसने टर्म दिया उसका नाम। यहाँ पर मैरी क्यूरी के नाम से आपको याद रखना है। तो मैरी क्यूरी कॉइन्ड द टर्म रेडियो एक्टिविटी, जहां पर ये डिस्क्राइब करना चाहते थे एक नई घटना को। सून अर्नेस्ट रदरफोर्ड सेपरेटेड द न्यू रेज इनटू अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, एंड 1902 के अंदर रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सॉडी एक्सप्लेन करते हैं रेडियो एक्टिविटी को एज अ स्पॉन्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपको यहाँ पर नजर आएंगी मैरी क्यूरी, बड़ा नाम है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हेनरी बिकेरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन विच ईयर। मैंने पिछली क्लास के अंदर जब आपसे पूछा था कि भाई डिस्कवरी किसने करी थी, तो वहीं पर मैंने बता दिया था कि हेनरी बिकेरल ने करी थी। वहां पर मैंने इवन आपको डेट भी बताई थी। तो ये आपसे रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी का ईयर पूछ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है 1896, 1896। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज के रूप में बन जाती है। तो एक सिंगल टॉपिक के इर्द गिर्द के तीन चार सवाल अगर हम देख लेते हैं ना, तो काफी हेल्प मिलती है। 1896 हेनरी बिकेरल डिस्कवरी होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो ऑन दी ओवरकास्ट डे इन मार्च 1896 फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, हेनरी बिकेरल नाम है। ड्रॉअर अपना ओपन करते हैं और डिस्कवर करते हैं अपनी एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी नामक चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किसने 1674 में पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और पेपर में कितनी बार रिपीटेड वे में पूछा जाता रहता है। तो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, डेट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, 1674 की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। नाम है इनका आपका एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। तो एसएससी की बात करूं तो पता नहीं कितनी बार ये सवाल आपका बन चुका है। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा पहला माइक्रोस्कोप 1674 के अंदर डिस्कवर किया गया, इन्वेंट करा गया। तो एंटन विन लिनहॉक आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं विद ओनली वन लेंस, जहां पर ये ब्लड, यीस्ट और इंसेक्ट को एग्जामिन करना चाहते थे, एंड मेनी अदर टाइनी ऑब्जेक्ट्स। पहले पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया बैक्टीरिया को, एंड ही ऑल्सो इन्वेंटेड न्यू मेथड्स फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग माइक्रोस्कोपिक लेंसेज। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1674 की तरफ, 1674 की तरफ जरूर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। हिंदी में भी देखो, आपको साइड में दिख रहा है, तो हिंदी वालों को अगर कोई इश्यू है तो वो आप बराबर में भी देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने बैक्टीरिया की खोज करी। तो अभी मैंने पीछे आपसे एक नाम लिया था, जो आपके पहले ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी 1674 के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी। तो पीछे ही मैंने आपको बताया था, यही आपके वही सेम व्यक्ति नजर आएंगे, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल और ये व्यक्ति का नाम आपको काफी क्लैरिटी से अब से याद रहेगा। बैक्टीरिया की हम यहाँ पर डिस्कवरी की बात कर रहे थे। वही सेम चीज सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने यहाँ पर इस बैक्टीरिया को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी दिए गए विकल्प में से किसने करी? अब देखो मैं बार-बार नहीं कहूँगा कि देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट है। कई बार ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूँ कि ये जो स्टैटिक जीके का सेशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी-सी और कंटिन्यूएशन में आपकी ये वीडियो आपके प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करूँ। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसने करी? ये आपको याद रखना है जेपी ने। जेपी यानी कि जोसेफ प्रिस्ली। कई बार इनका नाम पूछा जा चुका है, जोसेफ प्रिस्ली आपको याद रखना है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस was discovered by Joseph Priestley in 1774. The gas exists as colorless, odorless, tasteless gas at standard temperature and pressure. बाकी की संबंधित जानकारी आप ले लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ऑक्सीजन लगभग 21% टोटल गैसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये भी आपको पता होगा कि किसी चीज़ के जलने के लिए आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो 1774 आपको नाम मैंने बताया, जोसेफ प्रिस्ली, डिस्कवरर ऑफ द ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहला पोलियो टीका खोज किया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट पोलियो वैक्सीन? बेहद से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, नाम याद रखिएगा, जे ई सॉल्क यानी कि जोनास एडवर्ड सॉल्क। काफी बार पूछा जा चुका है, नाम याद रखना है। पहली पोलियो वैक्सीन डिस्कवरी करने का जो नाम दिया जाता है वो इन्हीं को यहाँ पर दिया जाता है। तो पोलियो वैक्सीन प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीवायरस गिवन टू प्रिवेंट पोलियो एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि नर्वस सिस्टम पर आपका हमला करता है। पहली पोलियो वैक्सीन की अगर हम बात करें जो कि ह्यूमंस के लिए वाइडली यूज करी जाने लगी, वो आपके मिस्टर सॉल्क वैक्सीन के नाम से करी गई थी, जिसको डेवलप करा गया था 1950 के अंदर। अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, नाम था इनका जॉनस सॉल्क, या फिर आप जॉनस एडवर्ड सॉल्क करके याद रखिएगा, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखिए, पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी की किसने प्रकाशित करी? हु पब्लिश द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल पीरियडिक टेबल? तो किसी ने भी अगर मेरी अनअकैडमी के ऊपर मास्टर कोर्स ऑन फिजिक्स की क्लासेस देखी होंगी तो बहुत क्लियरली मैंने वहां पर बताया था। तो ये आपका सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी यानी कि पीरियडिक टेबल थी, वो पहली ऐसी पीरियडिक टेबल थी जिसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करा गया। दिमित्री मेंडलीव आपको यहाँ पर याद रखना है, फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल पीरियडिक टेबल वाज पब्लिश्ड बाय दिमित्री मेंडलीव। तो कुछ इस प्रकार से इनके द्वारा ही आपकी आवर्त सारणी को दिया गया था। फर्स्ट पीरियडिक टेबल टू बिकम जनरली एक्सेप्टेड वाज द रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव इन 1869। 1869 के अंदर इनके द्वारा दी गई इस आपकी आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल को पहली बार रिकॉग्नाइज करा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन विच ईयर दिमित्री मेंडलीव हैड गिवन हिज पीरियडिक टेबल? किस वर्ष दिमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी? अभी मैंने पीछे आपको बताया, सेम वही सवाल है। 1869 यानी कि 1869 को मेंडलीव के द्वारा अपनी पीरियडिक टेबल को जारी किया गया था। बाकी ये आपको दिख जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी कई बार आपके साथ इमेजेस डिस्कस करी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन दी मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, आज के टाइम पर बस याद रखते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं, कितने नोन हैं, कितने अननोन हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब से पहली जो मॉडर्न मतलब सबसे पहली रिकॉग्नाइजेबल जो हमारे सामने पीरियडिक टेबल आई, उसके अंदर उस टाइम पर कितने एलिमेंट्सों को जगह मिली थी? तो टोटल 63 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन दी इनिशियल मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अंदर। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कौन सी थी वो? एटॉमिक मास के आधार पर उनको अरेंज करा गया था। ड्यूरिंग मेंडलीव वर 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे जिनको इसके अंदर अरेंज करा गया था। अगला बहुत कॉमन सा सवाल है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पता नहीं कितनी बार ये भी आपका पेपर में बन चुका है, नाम है इनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं तो देखो हमें जनरली साइंटिस्ट के नाम तो याद रहते हैं, हमें खोज किसकी हुई वो भी याद रखना है, लेकिन करी किसकी किसने है ये हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिटर्न्ड फ्रॉम अ हॉलिडे टू फाइंड mold growing on a petri dish of Staphylococcus बैक्टीरिया। इन्होंने नोटिस किया कि जो मोल्ड है वो आपका प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया अराउंड इट फ्रॉम इट ग्रोइंग।
ही सून आइडेंटिफाइड दैट द मोड प्रोड्यूस्ड सेल्फ डिफेंस केमिकल दैट कुड किल बैक्टीरिया, जिसको उन्होंने पेनिसिलिन का नाम दिया। तो ये एक चीज़ थी और कुल मिलाकर 1928 के अंदर आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज करी गई। पेनिसिलिन वाज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हाट? अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया, तो वो किससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था? फंगाई से, ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। तो डिस्कवर्ड फ्रॉम पूछा है, फंगाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखनी है। मैंने अभी जो पीछे डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने बात किया था कि एक डिश थी ग्रोइंग, वहाँ पर बैक्टीरिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये आपका डिस्कवर किससे हुआ था, तो फंगाई पार्ट आपको नज़र आ रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पाएँगे। तो फंगाई पार्ट से आपका बनते हुए इससे आपका पेनिसिलिन की खोज करी गई या फिर इसका आपका रिकवर करा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ष था? अभी पीछे मैंने आपको बताया था 1928, ठीक है? तो सेम न्यूज़, बात सेम, सारी चीज़ें सेम, बस वही है कि हमें ये सारी चीज़ें कनेक्टेडली पता हों। तो हॉस्पिटल लंदन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन 1928। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम क्या है? रेडियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर इन्हें अवार्ड भी दिए गए थे। नाम है इनका आपका मैरी क्यूरी, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज करने की डिस्कवरी का जो नाम है वो किसको दिया जाता है? मैरी क्यूरी। 1898 का ये टाइम है। फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, क्या नाम है? पियरे एंड मैरी क्यूरी डिस्कवर करते हैं स्ट्रांगली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। नाम क्या था उसका? आपका पोलोनियम एंड रेडियम, विच अकर नेचुरली इन यूरेनियम मिनरल्स। मैरी ने इसको आपका रेडियोएक्टिव टर्म के बाद भी बताया कि भाई यहाँ से आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन नजर आता है, आयोनाइजिंग पेनिट्रेटिंग रेज बाई सर्टेन एटम्स। तो ये आपको याद रखना है, पियरे एंड मैरी क्यूरी 1898, पोलोनियम एंड रेडियम, जो कि आपके यूरेनियम मिनरल्स के अंदर नेचुरली अकर मिलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया में एकमात्र महिला कौन है जिसे कई महान पुरस्कार प्राप्त हैं? ये देखो, आपको अभी मैंने पीछे भी बताया था। तो हु इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइजेस? नोबेल प्राइजेस मल्टीपल दिए गए विकल्प में से किस व्यक्ति को देखने के लिए मिलते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, रेडियो एक्टिविटी या फिर आपकी रेडियम और पोलोनियम की खोज की वजह से इनको, मैरी क्यूरी को, कई सारे नोबेल पुरस्कार उस टाइम पर दिए गए थे। मैरी क्यूरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली वन वुमन, नाम क्या है? मैरी क्यूरी। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, एक बार फिज़िक्स के क्षेत्र में 1903 के अंदर, उसके बाद केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 के अंदर। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, 1903, 1911, एक बार फिज़िक्स के लिए, एक बार आपका केमिस्ट्री के लिए, किसको? मैरी क्यूरी को। और अगर मैं आपसे बात करूँ 2022 की, तो ये देखिए कि इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ अगर केमिस्ट्री में आपसे 2022 की पूछी जाए, तो वो जॉइंटली दिया गया किसको? कैरोलिन आर बेरोज़ी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बेरी शार्पलेस। तो दीज़ आर द 3 साइंटिस्ट जिनको कंबाइंडली यहाँ पर नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर 2022 के अंदर दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लिक केमिस्ट्री एंड द बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। द नोबेल प्राइज ऑफ, मैं फिजिक्स की बात करूं 2022 के अंदर, तो वो किसको दिया गया? जॉन एफ क्लाउसर, एलियन एस्पेक्ट एंड एंटन जिलिंगर। इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के संबंध में रॉयल जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, वहां पर इसके ऊपर काम किया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस किस को अभी 2022 के अंदर मिला है, वो भी हमने जान लिया, और हमने मैरी क्यूरी के बारे में भी जाना था। तो ये है भाई आपके फिजिक्स के लिए एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोनियो जेलिंगर। उसके अलावा केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन आर बेरोची, मॉर्टन मेल्डल एंड आपका के बेरी शार्पलेस। अगला सवाल आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, वल्कनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय होम? वेल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा करा गया? याद रखिएगा, चार्ल्स गुडियर। वल्कनाइज रबर, जैसे गुडियर है ना, गुडियर कंपनी भी है जो कि अपने टायर्स बनाती है, अगर आपको, आपने कभी देखा होगा। तो चार्ल्स गुडियर वल्कनाइज रबर की इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। 1844 15 जून का टाइम है। तो चार्ल्स गुडियर अमेरिकन सेल्फ टॉट केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर थे, जिन्होंने वल्कनाइज रबर की क्या करी थी? इजाद करा था इसको। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
व्हाट इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग नेचुरल रबर इनटू ड्यूरेबल मटेरियल्स बाय हीटिंग इट विद सल्फर? भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपका साइंस एंड टेक की कंडीशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं आप इसको। तो प्राकृतिक रबर को टिकाऊ सामग्री में सल्फर के साथ गर्म करके परिवर्तित करने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका वल्कनाइजेशन। एसएससी ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है इसको। किसके साथ मिला रहे हैं हम उसको? सल्फर के साथ। किसको मिला रहे हैं? आपके नेचुरल रबर को। ठीक है? तो उसको ड्यूरेबल मटेरियल के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो वी विल बी मिक्सिंग इट विद सल्फर एंड बाय हीटिंग इस केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हम वहाँ पर आपका ड्यूरेबल मटेरियल तैयार कर पाएँगे। इसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। याद रखिएगा। तो वल्कनाइजेशन आपका क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर रबर को हीट करा जाता है आपका सल्फर के साथ एक्सेलरेटर एंड एक्टिवेटर के ऊपर आपका 140 से 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसमें फिर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस और ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करा पाते हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया? हू अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड रेडियो? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? नाम याद रखिएगा, अगर आप याद रख पाएँ ये हो जाएँगे आपके गुग्लियमो मार्कोनी, ठीक है? तो गुग्लियमो मार्कोनी इज़ नोन एज़ द इन्वेंटर फॉर रेडियो। अच्छा सवाल था। तो इनको ये दिया जाता है जिसकी वजह से इनको फिज़िक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाए पुरस्कार भी दिया गया था 1909 के अंदर। इसके अलावा ही मैनेज्ड टू ट्रांसफर द फर्स्ट रेडियो सिग्नल्स इन 1895 एंड पेटेंटेड इन 1896। तो यार ये तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जानना कि रेडियो सिग्नल्स कैसे भेजेंगे, 1895 के अंदर पहली बार इन्होंने ऐसा करा और फिर उसके बाद इन्होंने पेटेंट फाइल करा 1896 के अंदर, फाइनली इसके ऊपर अपने पेपर पब्लिश करे और 1909 के अंदर इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया फिज़िक्स के क्षेत्र में। नाम क्या है? गुग्लियमो मार्कोनी। रेडियो वाज़ इन्वेंटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? रेडियो का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी, लेकिन हमने वहाँ पर बात करी थी कि भई इन्होंने कब पहली बार रेडियो सिग्नल भेजे, उसके बाद दूसरी चीज़ कि इन्होंने कब पेटेंट फाइल किया। अगर हम प्रॉपर रेडियो की बात करें कि इसकी इन्वेंशन कब करी गई, तो वो याद रखना है आपको 1901, ठीक है? तो रेडियो की इन्वेंशन अगर हम प्रॉपरली देखते हैं, तो वो 1901 के अंदर देखने के लिए मिली, ये आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी थी। अगला सवाल है, हू इन्वेंटेड द स्विंग मशीन? तो सिलाई मशीन के आविष्कार के बारे में भाई आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। आई नो ये थोड़ा-सा मतलब उतना ज़्यादा रिपीटेड नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे सवाल तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि नहीं पूछे गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, ये हो जाएँगे आपके इलियास होवे, ठीक है? तो सिलाई मशीन की इन्वेंशन के लिए इनको जाना जाता है। अर्ली 80s की बात है। मोस्ट पीपल यहाँ पर पैसे उनके पास उतना नहीं होता था और उनके पास इतनी ज़्यादा कपड़े खरीदने के लिए भी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस टाइम पर एवरीथिंग वाज़ मेड बाय हैंड। लोग जो होते थे वो अपनी पैंट को, अपनी शर्ट को, अपने ड्रेसेस को अपना इसी तरीके से अपने निडल और थ्रेड की हेल्प से सीव करा करते थे, यानी कि सिला करते थे। लेकिन एलियास होवो इन्होंने सारी चीज़ें ये चेंज कर दी। 9 जुलाई 1819 को अंदर इनका जन्म हुआ और इनके द्वारा ये एक स्विंग मशीन 1846 के अंदर आपकी इजाद करी गई, इन्वेंशन इसकी करी गई। 1846 नाम क्या है? एलियास होवे। अगला सवाल है टेलीफ़ोन। मेरे ख़्याल से आप सभी हमेशा इसके बारे में जानते भी होंगे और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। टेलीफ़ोन के आविष्कार को लेकर हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प, यानी कि आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है? वैसे याद भी होगा ये, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो टेलीफ़ोन वाज़ इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कब? 1876 के अंदर। टेलीफ़ोन क्या होता है? एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि परमिट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को अपनी कन्वर्सेशन को कंडक्ट कराना, जब वो आपके एक-दूसरे से काफ़ी दूर हों और एक-दूसरे को डायरेक्टली सुन ना पाएँ। नाम क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1876 का टाइम है और टेलीफ़ोन के इन्वेंटर के रूप में ये आपके जाने जाते हैं। अगला सवाल है, टेलीफ़ोन का भाई साहब आविष्कार कब हुआ? अभी मैंने पीछे आपको बताया था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1876 यानी कि 1876 के अंदर टेलीफ़ोन को ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट करा गया था। ठीक है? हू इन्वेंटेड एक्स-रे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं कितनी बार ये भी आपका एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। पूछ रहे हैं एक्स-रे की इन्वेंशन यानी कि जो आविष्कार किया वो किसने किया? नाम याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. रोएंटजन या फिर विल्हेल्म कॉनराड रोएंटजन। ठीक है?
तो WCR करके याद रख लीजिएगा। बाकी मैंने बताया कि एक्स-रे के इन्वेंशन के रूप में विलियम कॉनराड रोंटगन आपके करेक्ट आंसर हो जाएँगे। तो WC रोंटगन reported the discovery of X-rays in December 1895. After 7 weeks of assiduous work during which he had studies the property of new type of radiation जो कि स्क्रीन को नोटेबल थिकनेस आपकी बता पा रही थी, इसको इन्होंने एक्सरे दिया टू अंडरलाइन द फैक्ट देयर नेचर वाज अननोन, क्योंकि इनके बारे में जनरली पता नहीं था तो इसलिए इसका नाम इन्होंने एक्सरे दिया गया और लोगों के इनसाइड अवेलेबल चीज़ों को इन्होंने देखने की इससे शुरुआत करी। WC रोएंजन याद रखना है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, 1895 टाइम था। विलियम रोएंगन वाज़ कौन सी कंट्री से आपके बिलॉन्ग थे? अभी इनका प्रॉपर नाम बताया था, तो यहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आ रहे थे, है ना? तो ये आपके जर्मन फिज़िसिस्ट नज़र आते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर भी मैंने बताया, जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर एंड फिज़िसिस्ट के रूप में आपको मिस्टर कॉर्नाड रोंगन याद रखने हैं। एक्स-रे की डिस्कवरी कब करी गई? अभी पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये आपकी 1895 के अंदर करी गई थी। नाम भी हमने जाना कि किसके द्वारा करी गई थी, तो ये आपको एक और चीज़ यहाँ पर जानने के लिए मिली। कंप्यूटर की इन्वेंशन, बहुत आसान सा सवाल, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल, चार्ल्स बेबेज, ठीक है? तो बार-बार ये पेपर के अंदर आपका रिपीट होता रहता है। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर। आई थिंक 1822 के अंदर इन्होंने ही कंप्यूटर को इजाद किया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, 1822 का टाइम है, बट वाज नॉट बिल्ट अंटिल 1991। एलन टर्निंग इन्वेंटेड कंप्यूटर साइंस। एनईएक 1945 के अंदर आती है। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर के रूप में नजर आती है, जो कि एक रूम को पूरा फिल करके आपका बनाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना है, जिन्होंने पहली बार इसकी इन्वेंशन करी किसी अलग तौर पे अपनी मैकेनिकल या फिर अपनी इस तरीके की कंप्यूटेशन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? याद रखना है। Which among the following was the first computer language developed in the year 1957? देखो, किसी ने अगर अनअकैडमी के ऊपर मेरी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस देखी होंगी, सबको पता होगा इसका आंसर। ये पूछ रहे हैं कि आपसे निम्नलिखित में से वो कौन सी कंप्यूटर भाषा थी जो कि 1957 में विकसित करी गई थी? तो पहली आपकी थी फोर्ट्रॉन, ठीक है? तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि आपकी डेवलप करी गई थी, कब करी गई थी? 1957 में फोर्ट्रॉन उसकी पहली लैंग्वेज थी। ये हमने जान लिया। हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर? भई देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर तो उसे ही कहेंगे ना हम, जो कि आपका इन्वेंशन करेगा। तो वही व्यक्ति जो कि 1822 के अंदर आपका नज़र आया था कंप्यूटर को आपका इजाद करते हुए, तो चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है। ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। टेलीविज़न वाज़ इन्वेंटेड बाय हूम? बड़ी आपकी डिवाइस थी और टेलीविज़न का आविष्कार दिए गए विकल्प में से पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा करा गया? तो ये आपको याद रखना है, जॉन लॉगी बेयार्ड। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि लोगों को जनरली इसके बारे में पता नहीं होता है, तो जेएल बेयार्ड बोल दीजिए या फिर जॉन लॉगी बेयार्ड बोल दीजिए। टेलीविज़न के आविष्कारक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो 1925 का टाइम है, आपके बेयार्ड डेवलप करते हैं फर्स्ट मूविंग इमेज व्हिच वाज़ द इमेज ऑफ अ ह्यूमन फेस ऑन टेलीविज़न। 1926 के अंदर वो उसको डेमोंस्ट्रेट करते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट इन लंदन के अंदर। बिहार का जो ब्रेक थ्रू था, ये आपका ऐसे टाइम पर था जब आपकी ब्रॉडकास्ट कराई जाने लगी, इसके बाद आपकी मूवीज़, बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 1925 बिहार यानी कि जॉन लोगी बिहार टेलीविज़न सिस्टम इसको कहा गया था। टेलीविज़न वाज़ इन्वेंटेड बाय जेएल बियार्ड इन व्हिच ईयर? अभी पीछे मैंने बताया, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1900 आपका 26 इसके अंदर याद रखना है, ठीक है? तो अभी मैंने जैसे पीछे आपसे कहा था कि डेवलप करते हैं पहली मूवी में गेज और बाद में इसको फाइनली डेमोंस्ट्रेट करते हैं 1926 में, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो 1926 यहाँ पर याद रखना है। ऑलरेडी मैंने इससे संबंधित आपको पीछे भी जानकारी बताई। आज के हमारे इस पार्ट का आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब की हम आपसे बात कर रहे हैं। वाज इन्वेंटेड बाय होम एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन एंड ही वाज फ्रॉम यूएसए। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब की। थॉमस अल्वा एडिसन, ही वाज फ्रॉम यूएसए। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है और रिगार्ड करते हैं इनको अमेरिका का ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। ही इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, डिक्टाफोन, इलेक्ट्रिक लैंप, ऑटोग्राफिक प्रिंटर। काफ़ी बड़ा नाम है, याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिशन। तो हमारे से स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंट डिस्कवरी एंड आपका जो
इन्वेंशन है, उसका ये सेकंड पार्ट था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। किसी को कोई भी इश्यू होता है तो मैंने ऑलरेडी कहा है आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं या फिर बाकी के मैंने आपको मुझसे कनेक्ट होने के ज़रिए बता रखे हैं, जैसे कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ई-बुक्स भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। मैं आपसे अपनी अगली क्लास में मिलूँगा, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।